सिला का समीर से निकाह हुए घंटा गुजर चुका था। सब लोग ही खुश गप्पियों में मसरूफ थे जब जफ़ा ने खाना लगने की इत्तला दी। समीर के साथ बस उसकी बहन और बहनोई और पड़ोस वाली खालदा शरीक थीं निकाह की तकरीब में, जबकि बशीर अहमद की तरफ से सिर्फ एक उनके बड़े बेटे की फैमिली थी। चंद लोगों की मौजूदगी में बहुत ही सादगी से निकाह हुआ और सिला बशीर अहमद सिला समीर बन चुकी थी। वो खुद भी अपने अंदर से बदलती हुई कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। शायद ये वक्त ही ऐसा होता है कि हर लड़की के लिए लम्हों में सब कुछ बदल जाता है। खाना लगते ही आयशा के कहने पर जफ़ा उसको तीनों के मुश्तरका कमरे में छोड़ गई थी। सिला काफ़ी देर तक जफ़ा के जाने के बाद खुद को हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में मेकअप के नाम पर काजल और लबों पर हल्की सी गुलाबी रंग की लिप ग्लोज लगाए देख रही थी। कमसिनी का हुस्न और निकाह का रूप दोनों शीशे में अपनी आबोताब से झिलमिला रहे थे। शादी जैसे रिश्ते का बस वो शायद इतना ही मतलब जानती थी कि ये उसके खुदा और रसूल का हुक्म था। इस लिहाज से वो बस माँ के समझाने पर खुद को हमेशा गैर महरम के सामने ढांप कर रखती और खामखा में आने से गुरेज करती किसी भी पराये के सामने। आयशा ने शुरू से ही अपनी दोनों बेटियों के दिमाग में ये डाल दिया था कि वो किसी की अमानत हैं और उनको खुद की हिफाजत करनी है। वो खुद को काफ़ी देर तक यकीन दिलाती रही कि शीशे में नज़र आता अक्स उसी का है। हल्की सी दस्तक देने के बाद जफ़ा और दानी के साथ उसका चंद मिनटों पहले बना मिजाजी खुदा कमरे में दाखिल हुआ था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए, चेहरे पर शोखी सजाए, समीर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका मुकम्मल जायज़ा भी ले रहा था जो अब उसकी मनकूहा थी। सिला ने दुपट्टा मजीद पेशानी पर गिराया। वो तो शुक्र था कि दोनों बहन भाई भी साथ ही कमरे में आए थे समीर के साथ, वरना वो तो जैसे बेहोश ही हो जाती तन्हा समीर को अपने कमरे में पाकर। वैसे मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ तो नहीं, कह सकते हैं हाँ, अपनी बीवी से मिलने के लिए यकीन जानिए बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है, लेकिन मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं है। वो खामोश ही रही, महज गर्दन हिलाकर हूँ हाँ ही में जवाब दिया। न जाने क्यों वो समीर की मौजूदगी में कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। अजीब सी घुटन होने लगी थी उसको अपने ही कमरे में, ठंडक होने के बावजूद। या शायद ये नए रिश्ते का एजाज़ था कि वो फितरी झिझक की वजह से सरासीमा हो रही थी। यही वजह थी कि उसकी बौखलाहट देखकर समीर ने अपने तईं उसको रिलैक्स करना चाहा था। वो बौखलाई ज़रूर थी, मगर खुद एतमादी अब भी उसमें इतनी मौजूद थी कि समीर अगर मज़ीद बातचीत करता तो वो अपनी बौखलाहट बासानी छुपा सकती थी। मिस, मैं बस आपके साथ कुछ तस्वीर लेना चाहता हूँ। वो क्या है कि जब भी आपकी सूरत दियारे गैर में देखने का दिल चाहे तो फ़ौरन देख सकूं। मोबाइल फ़ोन वगैरह तो आपकी अम्मी ने बताया आपके पास है ही नहीं सिरे से, लेकिन लैंडलाइन पर मैं आपसे ज़रूर बातचीत किया करूँगा। जी अच्छा, बहुत बेहतर। आप अम्मी अब्बू से पूछ लें जैसा उनको मुनासिब लगे। वो लब कुचलती अब भी बहुत समझदारी का मुजाहरा कर रही थी। चलें ठीक है, क्योंकि तस्वीर तो मैं आपकी और मेरी इसी वक्त लूँगा, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है। समीर के लहजे में जज्बात की मिठास बोल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। वो कुछ पुरसकून हुई। चलें ठीक है, मगर तस्वीर तो आप और मेरी मैं इसी वक्त लूँगा, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है। समीर के लहजे में जज्बात की मिठास बहुत प्यारी लग रही थी। वो कुछ देर पुरसकून हुई। समीर का पोलाइट और अंडरस्टैंडिंग अंदाज उसको काफ़ी हद तक हल्का फुल्का कर गया था। काफ़ी सारी तस्वीर उसने अपने मोबाइल से जफ़ा से क्लिक करवाई थी। सिला भी मुतमईन थी, क्योंकि दोनों बहन भाई भी उसके साथ थे और कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल खुला था, जिसके बाइस लाउंज में बैठे उसके अम्मा अब्बा भी अंदर होने वाले तमाम मनाजिर से आगाह थे। उज़ैफ़ा भाई, मुझे या तो कोई टीचर अरेंज कर दें या फिर अपने उस जुल्मी से कहें कि मुझे पढ़ाई में मदद करे। वो उसके हमज़ा को जुल्मी कहने पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। जब उन दोनों का कोई अजीम मौका होता तो वो हमज़ा को ऐसे ही अलकाबात से नवाजा करती थी। खैरियत तो है ना ज़ैनी बच्चे, या आज फिर पानीपत की जंग लड़ कर आई हो। वो भी घर आकर बस फ्रेश होकर वापस लिविंग रूम में आया था जब ज़ैनिश उसके लिए चाय बना कर लाई थी।
चेहरे के तासुरात खासे बिगड़े हुए थे और साथ साथ रो देने वाले भी थे, जैसे आज उस पर बहुत बड़ा सितम टूट पड़ा था। उस पे समझ तो वो चुका था कि ये मतला तब तक अबर आलूद रहेगा जब तक वो अपने अजीज जान हलाकू खान भाई की अच्छी खासी तवाज़ो नहीं कर देगा। वो अब चाय की चिस्कियाँ लेता बगौर उसके चेहरे को देख रहा था। भाई, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था और मुझे बहुत ज़रूरी रिसर्च करना थी, तो मैं जुल्मी के पास गई समझने के लिए, मगर वो काफ़ी देर इंतज़ार के बावजूद भी ना आया, तो मैं उनका लैपटॉप यूज़ करने लगी, क्योंकि मेडिकल की सेम फील्ड ही है हमारी। बस वो 2 साल मुझसे सीनियर है, मगर लगता है खुद को अभी से दुनिया का जाना माना डॉक्टर समझने लगे हैं। वो नॉन स्टॉप कहानी सुनाती गई और अपना काम कर गई इस दौरान बड़ी मासूमियत से, क्योंकि अब तो उसको पूरा यकीन था कि उस जालिम उर्फ जुल्मी, ये ताज़ा नाम उसने आज ही उसे दिया था, कि ठीक ठाक इज्जत अफजाई होगी। फिर क्या हुआ ज़ैनी? कहीं उसने तुमसे कोई बदतमीज़ी तो नहीं की किसी किस्म की? हुज़ैफ़ा की तेवरियाँ चढ़ी थीं पल भर में। हमज़ा के ख़तरनाक हद तक खुदसरी और सर्द मोहरी से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। नहीं चाहता था कि उसके भाई की वजह से किसी भी किस्म की तकलीफ़ उन दोनों बच्चों को पहुँचे, जिनके सरों पर माँ बाप का साया तक नहीं रहा था। वो मामू मुमानी की मुखलिस और बेलौस मोहब्बतों का कर्जदार था। मोहसिन थे उसके मामू मुमानी उन दोनों भाइयों के। भला फिर वो कैसे उनकी मोहब्बतों को जान से ज़्यादा ना चाहता। उन दोनों के वालिदैन के इंतकाल के दिन से वो खुद को कबीर और ज़ेनिस समेत हमज़ा को भी एक बाप की तरह देखने लगा था। जितना संजीदा वो बाहरी दुनिया में नज़र आता था, उतना ही नर्म और खुशगवार मूड वो अपने घर के तमाम फरीकैन के साथ रखता था। वो शायद उन लोगों में से हो चुका था जो अपनी फैमिली के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करते। और फिर भाई जुल्मी ने मुझे खूब डांटा, मेरी कलाई को इतनी ज़ोर से दबोचा कि मेरे हाथ से दर्द ही नहीं जा रहा। बंद करो ये बकवास अपनी ज़ैनी, बहुत हो गया अब। वो हुज़ैफ़ा की गाड़ी को अपने टेरेस की खिड़की से बाहर खड़ा देखकर नीचे आने के लिए बेडरूम से बाहर निकला था, जब उसको ऊपर से ही ज़ैनी की आवाज़ सुनाई दे गई थी। जीना चूँकि लिविंग एरिया में बड़ी ही खूबसूरती से निकाला गया था, इसलिए वो दरमियानी सीढ़ियों पर रुककर पहले हमज़ा से अपनी ख़ता जान लेना ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि ज़ैनी उसके नज़दीक एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ उसको नीचा दिखाना चाहती थी। उसको अपने ही भाई के सामने शर्मिंदा करने पर वो कमर कस चुकी थी। शदीद तरीन नफ़रत थी उसको ज़ैनी से, और शायद इस सब की वजह खुद ज़ैनी ही थी। उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क में वो इस कदर आगे निकल आई थी कि उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए वो हर काम बगैर सोचे समझे कर जाती थी, जिसके बाद हमज़ा की नफ़रत में मज़ीद इजाफा ही होना था। लेकिन ज़ैनी के साथ साथ वो भी गलत था। बचपन से ही खुद उसने उससे खुदा वास्ते का बैर बांध लिया था। भाई, आपकी लाडली बहना मेरी जासूसी करने के लिए मेरे बेडरूम में से बरामद हुई थी और मेरे लैपटॉप में से मवाद इकट्ठा करना चाह रही थी आपसे मेरी तजलील करवाने। वो खिफ़त से सुर्ख हो रहा था ज़ैनी की कलाई पकड़ने वाली बात से हुज़ैफ़ा के सामने कह देने पर, मगर जैसे ही ज़ैनी को ज़िज कर देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए देखा, लम्हे में तो जैसे गुस्से से हत्थे से ही उखड़ गया था। वो अभी ज़ैनिश की तबीयत साफ़ करने के लिए लब वाह ही कर रहा था जब वो एक दफ़ा फिर जुल्म की दास्तान हुज़ैफ़ा के सामने अलापना शुरू हो चुकी थी। देखें भाई, कैसे आपके सामने मुझे डांट रहे हैं, और आपके पीछे तो इन्होंने हद ही कर दी थी। वो और भी शेर हुई, मासूम सी सूरत बनाए हुज़ैफ़ा के बराबर में 3 सीटर सोफ़े पर ही टिक गई और उसके बाजू के हाले में जगह भी बना चुकी थी जल्दी से। खामोश हो जाओ हमज़ा, बहुत सुन ली तुम्हारी मैंने, समझे? मेरी नरमी का तुम नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। बंद करो ये अपनी खुदसरी और मुँह ज़ोरी। भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं आपका जैसे सगा भाई ही नहीं हूँ। हमज़ा बुरी तरह से आग में दहकते शोलों की जद में आ चुका था, मगर सामने बैठा हुज़ैफ़ा रोब और दबदबे समेत गुस्से में उससे 10 कदम आगे था। तुम मेरे सगे हो, तभी अब तक मेरे कहर से महफूज हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक आधा ज़मीन के अंदर होता। बाकी खुद तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को
बहुत समझदार और बड़ा समझते तो हो ही। उज़ैफ़ा 2 मिनट रुका था, मगर फिर दोबारा कुछ याद आने पर उसकी तेवरी चढ़ी थी। और ये क्या तुमने मेरा कमरा लगा रखा है? वो कमरा जितना तुम्हारा है उतना ही मेरी बहन का भी है, समझे? भाई, आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। आज मुझे यकीन आ गया है इस हकीकत पर, और मेरा कमरा सिर्फ मेरा है। इसको तो अब मैं अपने कमरे क्या, खुद की परछाई तक इसकी रसाई हासिल नहीं होने दूंगा। तुम मुझे मजबूर मत करो हमज़ा कि मैं वक्त से पहले कोई ख़ास कदम उठा लूँ। और हाँ बस, अब रोज़ रात के खाने के बाद तुम इसको पढ़ाओगे, समझे? वरना मेरी नाराज़गी तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। खाना लगाओ ज़ैनी बच्चे, मैं कबीर को लेकर आ रहा हूँ। लॉन में से अब तक उसके दोस्त भी जा चुके होंगे, और हाँ, बल्कि हम सभी आ रहे हैं। वो उस पर निगाह डालता चबा चबा कर बोला था, ताकि हमज़ा मज़ीद कोई बदतमीज़ी ना करे और शराफत से खाने की टेबल पर अपनी तशरीफ़ का टोकरा उठा लाए। लेकिन जबकि उज़ैफ़ा की पुश्त पर खड़ी ज़ेनिश उसको विक्ट्री का निशान बनाने के बाद फ्लाइंग किसेस भेजती हुई भरपूर अंदाज में पेट्रोल छड़क कर आग दहकाने का काम कर चुकी थी, वो उसकी चालाकी और ढिठाई पर बस पेचोताब ही खाकर रह गया। फ़िलहाल कुछ भी कहना अपने ही भाई से अपनी मज़ीद शामत बुलवाने के मुतरादिफ था, मगर हिसाब बराबर करने का वो पूरा इरादा कर चुका था। भाईजान, उसकी घर के अंदर वाली व्हील चेयर इधर है, मैं लेकर आता हूँ। हमज़ा ने किचन में जाती ज़ेनिश पर एक कहर आलूद नज़र दौड़ाने के बाद उज़ैफ़ा को मनाने के लिए कहा, रहने दो, मैं उसको गोद में ही लेकर आता हूँ। कि नर्म पड़ने पर खौफ भी कुछ ठंडा हुआ था। मगर भाई, वो जिस्मानी तौर पर तो 22 साल का है ना, कैसे उठाएंगे आप उसको? जैसे हमेशा मैं गोद में समो लेता हूँ उसे, वैसे ही। वो बगैर पलटे कहता दरवाजे के बाहर लॉन की तरफ बढ़ा। अगले कुछ दिन बाद बशीर अहमद साहब के साबका ऑफिस के दोस्त तैमूर साहब उनसे मिलने उनके घर आए थे। सब कैसे हैं तुम्हारे घर में तैमूर? बशीर साहब ने उनको चाय के साथ प्लेट में बिस्किट भी रख कर पेश किया। मेरे घर में सब ठीक है, खुदा का बहुत करम है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिल का मर्ज अब कैसा है? कैसा होगा तैमूर? बस खुदा का शुक्र है कि सांसें चल रही हैं। मतलब तुमने इलाज नहीं करवाया अब तक? शुरू में 1-2 दफ़ा गया था अस्पताल, मगर फिर पैर ही नहीं रहे। एक तो माजूरी ने कमर तोड़ दी, सारी जिम्मेदारी आयशा बेगम के नातवा कंधों पर आ गई है। घर, बच्चे, सब कुछ, मैं, सभी को वही देख रही हैं। अपने प्यारे और गमगुसार दोस्त के सामने उन्होंने शायद इतने अरसे में पहली दफ़ा अपना दिल का बोझ हल्का किया था। फिर कैसे सब कुछ गुजर बसर हो रहा है बशीर? वो फिक्रमंद हुए थे अपने प्यारे दोस्त की मुआशी हालत को जानकर। बस यही परेशानी है, बेटी का निकाह कर दिया है, अब उसकी रुखसती की फिक्र लाहक हो गई है। कहने को तो लड़के वालों ने जहेज से मना कर दिया है, मगर यार, मेरी बेटी क्या खाली हाथ ससुराल रुखसत होगी? बस यही कुछ परेशानियां हैं। ऊपर से पहले एक वॉल बंद था दिल का, अब दूसरा भी हो चुका है। एक डॉक्टर के पास गया था, उसका कहना है कि जल्द अज जल्द अगर एंजियोप्लास्टी ना हुई तो तीसरा वॉल भी बंद हो सकता है। परेशानी की बात तो है, मगर अल्लाह बड़ा रहमान है मेरे भाई, सब रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, बस वही सहारा है हमारा तो। मेरे पास एक हल है तुम्हारे कुछ मसाइल कम हो जाने के लिए। वो कुछ सोच कर बोले, कैसा हल? तैमूर, मुझे भी बताओ जल्दी। बशीर साहब के चेहरे पर एक मौहूम सी उम्मीद जागी थी, किसी जुगनू की तरह। मैं जिस दफ्तर में अब काम करता हूँ, वहाँ मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ होने के साथ साथ पोस्ट भी बहुत अच्छी है। मैं उधर का मैनेजर हूँ। वो ठहर कर बोले, मगर मुझ अपाहज को भला कोई कैसे नौकरी देगा? मुझे सिर्फ एक दफ़ा वो गाड़ी वाला मिल जाए, मैं उससे इतना ज़रूर पूछूंगा कि मुझे सिर्फ अस्पताल तक ही छोड़ देते, तो शायद वक्त पर पहुंचने से मेरी टांगें बच जाती। ज़िंदगी में अगर कभी वो मुझसे टकराया तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगा। अरे, तुम नौकरी नहीं कर सकते तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी सिला तो अब इस काबिल है ना कि घर के कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। बड़ी अजीब बात की है तुमने तैमूर। सिला ने अभी मैट्रिक के पर्चे दिए हैं, उसका तो रिजल्ट भी नहीं आया। मैंने अभी तो तुम्हें ये बताया है कि मैं ऑफिस का मैनेजर हूँ, और फिर वैसे भी हमारे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जगह 2 दिन पहले ही खाली हुई है, मगर वो तो काम भी नहीं जानती रिसेप्शनिस्ट का। बशीर साहब हैरान हुए थे तैमूर की बातों पर।
तुम क्या बोलना चालना माँ के पेट से सीख कर आए थे? नहीं ना, तो फिर वो भी सीख जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसका ताया तैमूर भी तो उसकी मदद करेगा ना। तुम बस कल उसको मेरे ड्राइवर के साथ सुबह भेज देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। नहीं रुको, पहले उसकी माँ से तो मशवरा कर लूँ, फिर फ़ोन करके बताऊँगा। उन्होंने हामी ना भरी, क्योंकि आयशा की फितरत से वो बहुत अच्छी तरह आगाह थे। वो कभी भी सिला को ऑफिस में काम करने की इजाज़त नहीं देती। इस बात का उनको पूरा यकीन था। एक टीस सी दिल में उठी थी कि काश वो आज माजूर ना हुए होते, तो उनके बच्चों को इतने सख्त हालात का सामना ना करना पड़ता। रात में उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ी थी, जब उन्होंने बुरी तरह खांसते हुए आयशा बेगम को उठाया था। आयशा के रोने की आवाज़ सुनकर सिला भी उठकर भागती हुई माँ के पास आई थी। क्या हुआ अम्मी? बेटा, तुम और जफ़ा मिलकर जल्दी से अपने बाबा को व्हील चेयर पर बिठाओ, मैं टैक्सी लेकर आ रही हूँ। वो रोते हुए कहती अपनी शॉल ओढ़कर तेजी से रात के 2 बजे घर का ताला खोलकर बाहर टैक्सी की तलाश में निकली थी। उन तीनों बहन भाइयों ने बड़ी मुश्किल से बाप को व्हील चेयर पर बिठाया और घर के मेन गेट पर माँ का इंतज़ार करने लगे। तीनों बहन भाई ज़ारो कतार रो रहे थे। कुछ देर बाद आयशा काली टैक्सी लेकर वहाँ पहुँच चुकी थी। ड्राइवर की मदद से बशीर साहब को टैक्सी में बिठाया था। अम्मी, हम भी चलेंगे? सिला ने लबों को बेदर्दी से कुचलते हुए माँ से पूछा। हाँ चलो, वो कहती हुई अंदर से अपना पर्स और घर को ताला लगाकर जल्दी से टैक्सी में बैठकर अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी थी। करीबी अस्पताल ले जाने पर पता चला कि हार्ट अटैक हुआ था, और ऐसी सूरत में वो छोटा सा क्लिनिक नुमा अस्पताल उनका इलाज करने से इनकारी था। वो बड़ी मुश्किल से खुद समेत उन 3 बच्चों को संभालते हुए वापस दूसरी टैक्सी करके आगा खान अस्पताल पहुंची। वो नहीं जानती थी कि पैसा कहाँ से आएगा इतने बड़े अस्पताल में दाखिल करवाने पर, लेकिन खुदा का नाम लेकर वो उधर आ ही गई थी। हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, आप पैसा करें, 80,000 रुपये काउंटर पर जमा करवा दें। तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, बाकी की रकम बाद में करवा दीजिएगा जमा। नर्स ने डॉक्टर के रूम से आकर जल्दी में कहा और वापस पलट गई। 80,000 कहाँ से आएंगे अम्मी? सिला की सख्ते में बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। बेटा, अल्लाह करीम है, मैं कोई इंतज़ाम करके आती हूँ। तुम डॉक्टर से कहो कि वो ऑपरेशन शुरू करें, मैं पैसे लेने गई हूँ। और तुम दोनों चलो घर मेरे साथ, पड़ोस में शमीम बाजी के घर छोड़ दूँगी तुम दोनों को, उन्हीं के पास जा रही हूँ। नहीं अम्मी, हम भी यहीं आप ही के साथ रहेंगे, प्लीज़। वो दोनों माँ से फरियाद कर रहे थे। वक्त ही ऐसा था कि वो इस बात में सर हिलाती अस्पताल से चली गई। आयशा बेगम को गए हुए महज 15 मिनट ही गुजरे थे जब वही नर्स दोबारा सिला के पास आई। आपने पैसे जमा नहीं कराए अब तक? हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है, आप लोग जल्दी करें प्लीज़। आप डॉक्टर से कहें वो मेरे बाबा का ट्रीटमेंट शुरू करें, मेरी अम्मी पैसे लेकर आ रही हैं। ऐसा नहीं होता, हमारे अस्पताल के रूल्स की ये पॉलिसी नहीं है। जब तक आपकी माँ पैसे जमा नहीं करवाएंगी तब तक, और तब तक अगर उनके वालिद साहब को कुछ हो गया तो। वो रोते हुए चौंक कर पलटी थी। भारी गंभीर आवाज़ पर जो उससे कुछ फासले पर मौजूद शख्स की थी। 6 फुट 2 इंच के मालिक उस अजनबी शख्स को उसको गर्दन ऊंची करके देखना पड़ रहा था। वो उसके कंधे तक भी मुश्किल थी कद में। सर जी, आप कौन हैं इनके? आप प्लीज़ अपना काम करें और हमें हमारा करने दें। नर्स चिढ़ गई थी। उसको अंदर वापस पहुंचकर मरीज का बीपी वगैरह भी चेक करना था। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, आपकी तरह एक इंसान को तड़पता नहीं छोड़ सकता। उज़ैफ़ा जो कि कबीर के डायलिसिस करवाने रात के 9 बजे हर हफ्ते उसको लेकर आता था, उसके मुस्तकिल अटेंडेंट डॉक्टर के पास आज भी वो कबीर के डायलिसिस होने के बाद कुछ घंटे उसको अस्पताल में ही रखना चाह रहा था, ताकि कोई भी कबीर को मुश्किल ना हो घर जाकर। वो कबीर को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा कर बस अब कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ जा रहा था, जब कॉरिडोर से गुजरते उसको एक 16 से 17 साल की लड़की अपने बहन भाइयों को दिलासा देती और खुद बुरी तरह सिसकती दिखाई दी। वो उसकी मासूमियत देखकर साकित और जामिद वहीं थम सा गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अपना वक्त घूम गया था। वो भी तो अपनी माँ के लिए ऐसे ही तड़पता था, आज तक उनको खामोशी से तलाश कर रहा था। वो लड़की उसको अपनी ही परछाई लगी। मिस, आप चले मेरे साथ, वो उसको कहकर काउंटर की तरफ इशारा करता आगे बढ़ गया। सिला किसी ट्रांस किसी कैफियत में उसके पीछे पीछे काउंटर तक पहुंची थी, जहां वो पैसे जमा करवाने के बाद उसके सामने साइन करने के लिए पेपर बढ़ा चुका था।